हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और फिज़िक्स का बच्चों चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। और इस चैप्टर का आज रहेगा लेक्चर नंबर 26 26वां व्याख्यान है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के क्या क्या मेथड्स हैं, दैट इज़ समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। अर्थात हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड कह लें या लीनियरली पोलराइज्ड कह लें, एक ही बात है, कई बार बता चुके हैं इस बात को। जब कंपन एक ही तल में होंगे तो एक ही रेखा में भी होंगे, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होने हैं इस कारण से। तो देखें बच्चों, जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसके मुख्य मेथड्स इस प्रकार हैं। जैसे पहला मेथड परावर्तन द्वारा, परावर्तन की घटना आप जानते हैं, परावर्तन द्वारा, दैट इज बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन। दूसरा अपवर्तन द्वारा, दैट इज बाय रिफ्रैक्शन। तीसरा प्रकाश के द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, बाय रिफ्रैक्शन। इसको कहते हैं बाई रिफ्रैक्शन। द्वि अपवर्तन है बच्चों। द्वि अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ? बाई रिफ्रैक्शन या डबल रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। वैसे शायद मैं कहीं कंफ्यूज न हूँ तो बाई डबल रिफ्रैक्शन भी लिख सकता हूँ। वैसे बाई माने भी दो होता है, डबल भी लिख सकते हैं। एक सेकंड बच्चों, साफ कर दें ज़रा इसको। डबल रिफ्रैक्शन, चौथा द्विवर्णता द्वारा, बाइकोरिज्म कहेंगे इसको बच्चों, या यहाँ भी डाइकोरिज्म कह लें। डाइकोरिज्म, डाई माने दो होता है, द्विवर्णता द्वारा। और पांचवा बच्चों, बहुत गर्मी है, प्रकीर्णन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा यानी बाई स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ी है। तो ये मुख्य विधियां हैं जिसके द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो मेथड्स रहे। अब इन मेथड्स के आधार पर जो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम ये काम करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का, वो युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी डिवाइस हैं। ओहो, क्या हो रहा है? डिवाइसेस जैसे निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, टूरमैलिन क्रिस्टल,
टूरमैलिन क्रिस्टल और पोलेरॉइड। तो देखें, ये टूरमैलिन क्रिस्टल और पोलेरॉइड काम करते हैं द्विवर्णता की विधि के सिद्धांत पर। ये एक एक करके सब पढ़ाएंगे बच्चों। ये जो डिवाइस है टूरमैलिन क्रिस्टल और पोलेरॉइड, ये आर बनाया है बच्चों, मैंने साफ साफ बना दूं। टूरमैलिन क्रिस्टल और पोलेरॉइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करते हैं और निकोल प्रिज्म द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इन मेथड, ये मेथड्स क्या हैं इनको भी पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि परावर्तन द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों पहला मेथड पढ़ते हैं कि परावर्तन द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखें, जब कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण यानी साधारण प्रकाश या जो अध्रुवित हो किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, इस बात को ध्यान रखना। परावर्तन की घटना बच्चों दर्पण में भी होती है जिसमें आप चेहरा देखते हैं। तो दर्पण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर गिरने से, यानी जहाँ पर अपवर्तन की घटना भी हो सके, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे ये एक पारदर्शी माध्यम है, दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, दोनों माध्यम को सेपरेट करने वाली ये बाउंड्री है, सरफेस है, अंतरा पृष्ठ है जो। हाँ बेटा निकलो, चलो चलो, जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, गोदी से बाय कर जाओ, बस बाय कर लो फटाफट। इसमें ऐसे ऐसे कर लो तेज़ी से। और ये खड़िया कहाँ से लगा लाए इतने? बाय कर लो तेज़ी से, ऐसे ऐसे ऊपर से करो। हाँ, अब नहीं आना, पढ़ाने देना, ठीक है? जाइए, जाओ। हाँ 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 हाँ, अब जाओ जाओ, बाद में बात करेंगे। तो ये पारदर्शी माध्यम का सीमा पृष्ठ हुआ बच्चों, जो दोनों मतलब बाउंड्री है जो दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रही है। जैसे ऊपर एयर है और नीचे जल हो सकता है, कांच हो सकता है। मान लीजिए ये कांच है और ऊपर है एयर। तो यहाँ पॉलिश वाली सतह नहीं ली है बच्चों के परावर्तन है। आप सोचें कि एक समतल दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण ले लें, ऐसा नहीं। प्रकाश कहाँ आपतित हो रहा है? पारदर्शी माध्यम पर। तो प्रकाश जब इस पर, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, और ये प्रकाश कैसा है बच्चों? अध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित हुआ, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो इस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होगा और कुछ अपवर्तित होगा। जैसे मान लीजिए ये भाग अपवर्तित हो गया और ये भाग परावर्तित हो गया। तो बच्चों ये जो अध्रुवित प्रकाश इस पर गिरा, बड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस अध्रुवित प्रकाश को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन हैं, उनको हम एक तो इस आपतन तल में, आपतन तल क्या हुआ बच्चों? ये ग्रीन बोर्ड का तल आपतन तल हो गया क्योंकि किरण इसी तल में आपतित हुई है। इसके अनुदिश और इसके लंबवत, लंबवत समझ रहे हैं? दो घटकों में एक घटक इस तल में हो और एक घटक इसके लंबवत हो। तो इस तरीके से जब वो इसके तल में होगा बच्चों इसका एक घटक, तो वो घटक तरंग संचरण की दिशा के भी तो लंबवत रहना है। तो ये घटक हुआ, ये घटक किस में हो गया? ये घटक बच्चों किस में हो गया? आपतन तल में, यानी इस ग्रीन बोर्ड के तल में। और ये हमने डॉट बना दिया, ये क्या हो गया? ये वो घटक हो गया जो उसके, मैंने अलग अलग करके दिखा दिए हैं, आप एक साथ बना सकते हैं तो वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं अलग अलग करके क्लियर पता चल जाए स्थिति। ये सिचुएशन है।
और भी बना लेते हैं। इस तरीके से हमने ये कंपन बना लिए हैं। थोड़े छोटे बनाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ज़्यादा बड़े बन गए बच्चों। मैं इन कंपनों को थोड़ा छोटा बना दूँ। तो बच्चों ये जो वाइब्रेशंस हैं, दो प्रकार के घटक हैं। एक इस बोर्ड के तल में है और दूसरे इस बोर्ड के तल के लंबवत हैं। तो होता क्या है बच्चों कि परावर्तित किरण जो होती है, इस किरण में ये जो लंबवत वाले कंपन हैं उनका हिस्सा ज़्यादा परावर्तित होता है। जैसे 2 हमने डॉट दिखा दिए या 3 दिखा दिए और एक ऐसा दिखा दिया, ठीक है। मतलब इधर जो है ये जो आपतन तल वाले जो कंपन हैं वो कम मात्रा में होंगे, लेकिन आपतन तल के लंबवत वाले कंपन ज़्यादा मात्रा में होंगे। और इधर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? तो देखें डॉट वाले कंपन, जो लंब वाले कंपन थे इधर चले गए, तो इधर कौन से कंपन ज़्यादा हो जाएंगे? तीर वाले, यानी जो आपतन तल में स्थित थे, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, डॉट थोड़े कम होंगे। डॉट वाले वाइब्रेशन थोड़े कम हो जाएंगे, जैसे ये बना दिए, ऐसा होगा। लेकिन अगर ये बच्चों क्या हुआ? आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण हुआ। अगर इस कोण को बढ़ाते चले जाएं, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण R, ये अपवर्तन हुआ, ये अपवर्तित किरण हुई। तो अपवर्तित किरण में बच्चों क्या होगा? वो कंपन ज़्यादा होंगे जो आपतन तल में स्थित हैं। उन कंपनों की संख्या कम होगी जो आपतन तल के अभिलंबवत है। इसका कारण अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो बच्चों अगर हम इस एंगल को बढ़ाते चले जाएं इसको, यानी भिन्न भिन्न आपतन कोण पर इसको गिराएं, तो एक विशेष स्थिति मिलती है कि इसमें से ये एरो वाले कंपन जो इस आपतन तल में स्थित हैं, ये कंपन बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और उस समय ये अपवर्तित किरण और ये परावर्तित किरण आपस में लंबवत होती हैं। यानी इस कोण को, इस समय ये लंबवत नहीं है बच्चों। इस एंगल को अगर हम बदलते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण। जब ये दोनों आपस में लंबवत हो जाती हैं तो इस दिशा में परावर्तित किरण में कोई ऐसा कंपन नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कोई ऐसा वाइब्रेशन नहीं रहता जो इस आपतन तल के, यानी इस बोर्ड के तल के अनुदिश हो, उसमें स्थित हो। केवल इस आपतन तल के लंबवत वाले वाइब्रेशन ही रह जाते हैं और ये प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन वाले रह गए। इस समय ये परावर्तित किरण भी आंशिक रूप से ध्रुवित हुई है, पूर्णतः समतल ध्रुवित नहीं हुई है। ये भी आंशिक ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित, और ये भी आंशिक ध्रुवित है, पार्शियली पोलराइज्ड, पूरी तरीके से नहीं है। तो कंप्लीटली पोलराइज्ड कब होगी? जब ये दोनों किरणें इस आपतन कोण के विशेष मान के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंबवत हो जाएंगी। तो अब इस स्थिति को यहाँ बनाते हैं बच्चों। जैसे इसी में हम कोण बढ़ाते जा रहे हैं, ये अभिलंब है, ठीक है, और ये एंगल है, ये एंगल जो है ये वाला अभी बात करेंगे, आपतन कोण है, और इस पर ये हमने अध्रुवित प्रकाश आपतित किया है बच्चों।
अब इस अध्रुवित प्रकाश को हम वही वाइब्रेशंस में तोड़ेंगे। इसके आपतन तल में स्थित कंपन हो गई ये, और ये वाले हो गए आपतन तल के लंबवत, ऐसे ऐसे। ये वाइब्रेशन तो इसी तल में है बच्चों, इस बोर्ड के तल में है, आपतन तल में है। ये आपतन तल हुआ, समझ रहे हैं? तो ये वो कोण है जबकि ये दोनों किरणें आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखें, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण आप इधर बनाएंगे, क्योंकि परावर्तन का नियम तो लागू होना ही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अब जो अपवर्तित किरण होगी बच्चों, वो इसके साथ 90 का कोण बनाएगी। ये सीधी सी लगने लगी। चलिए एक काम करते हैं, फिर ऐसा लग रहा है अपवर्तन नहीं हो रहा, इसको बाद में बनाएंगे। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों, उसको समझें ध्यान से। देखिए, ये किरण मुड़नी तो है ही अपवर्तन में, क्योंकि एयर से कहाँ जा रही है? गिलास में। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। एयर से जा रही है कांच में, वायु से कांच में जा रही है बच्चों। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो इधर जाने के बजाय यहाँ मुड़नी तो है ही, लेकिन जो अपवर्तित किरण होगी इस पर लंब आएगी। अब मुड़ गई। देखिए, ये किरण मुड़ चुकी है। अपवर्तित किरण वैसे इस दिशा में जाती, देखिए इस दिशा में, हल्के से बना दूं, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन माध्यम बदलने से, अपवर्तन होने से मुड़ गई। अब परावर्तित किरण इस समय इस स्थिति में क्या होगी? इस पर लंब होगी, यानी इस रेखा पर लंब खींचें तो ये आता है, ये परावर्तित किरण हो। तो बच्चों, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण कैसी होंगी? अभिलंबवत, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ केवल ये वाले कंपन ही होंगे जो कि आपतन तल के लंबवत हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो होंगे ही, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है, तो केवल यही कंपन रह जाएंगे, ये नहीं पहुँचेंगे जो कि आपतन तल में थे। केवल यही कंपन रह गए। ऐसा क्यों, वो भी बताएंगे। और इधर एक भी ये तीर वाला कंपन नहीं होगा, ये तीर वाले कंपन सब इधर ही पहुंच जाएंगे। अब आप गिनती करेंगे, जैसे आप यहाँ ये कहेंगे कि सर 1 2 3 4 बनाए थे और यहाँ 1 2 3 4 5 कैसे हो गए? ठीक है ना। और यहाँ थे 1 2 3 4 5 डॉट, और 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए। तो बच्चों, ये मैंने गिन के नहीं बनाए हैं। तो इतना तो है कि यहाँ कम होंगे वाइब्रेशन, इन दोनों वाइब्रेशंस का योग इसके बराबर होगा एक तरीके से देखें तो गिनती करेंगे। यहाँ जगह कम थी, चलिए मैं एक ये और बना देता हूँ, ये वाला एक डॉट और बना देता हूँ। अब तो समझ जाएंगे। मतलब ये बहुत सारे हैं, यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि इधर डॉट वाले ज़्यादा होंगे, तीर वाले कम होंगे। इधर तीर वाले 100% होंगे, वो सॉरी 100% नहीं, तीर वाले ज़्यादा होंगे, डॉट वाले कम होंगे, क्योंकि डॉट वाले इधर ज़्यादा हो गए। बात समझ रहे हैं। लेकिन इस विशेष कोण पर क्या होगा कि इधर तीर वाला वाइब्रेशन जो तीर से दिखाया है, जो इस कंपन जो आपतन तल में है, वो वाइब्रेशन यहाँ एक भी नहीं होगा, वो सारे धरी होंगे। तो उदाहरण के तौर पर जैसे 1 2 3 4 5 बनाए हैं, तो यहाँ भी 5 बना दो। 1 2 3 4 5, 3 डॉट हमने इधर बना दिए थे, कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 3 ही इधर होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, इधर ज़्यादा, मतलब कि ये गिनती से नहीं बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ डॉट वाले ही होंगे केवल। यहाँ पर डॉट वाले अब कम हो जाएंगे इसकी तुलना में, जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे करके।
15% डॉट वाले इधर चले जाते हैं, 85% अपवर्तन में चले जाते हैं, और ये 100% इधर ही आ गए। जितने तीर वाले यहाँ थे वाइब्रेशन उतने ही यहाँ आ गए, और डॉट वाले 15% इधर, जैसे 100 थे तो 15 इधर, 85 इधर लगभग, ठीक है ना बच्चों। तो इधर का प्रकाश कैसा हो गया, पूर्णतः समतल ध्रुवित और वाइब्रेशन के इधर हुए आपतन तल के लंबवत, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो होंगे ही। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये वाइब्रेशन है, तरंग संचरण की दिशा ये है। प्रकाश तरंग इधर ही तो जा रही है बच्चों, तो उससे तो अभिलंब होना ही है। वाइब्रेशन हमेशा लंबवत रहेगा क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। अब ये क्यों नहीं पहुँचे, देखो जब ये किरण, अपवर्तित किरण जब इस पर लंबवत है, ध्यान से सुने, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण 90 अंश का कोण बना रही हैं। इस रेखा पर ये लंब और इन्हीं रेखा के लंबवत ये वाइब्रेशन है, तो ये जो वाइब्रेशन हैं वो इस तरंग के अनुदिश हो जाएंगे। समझ गए, समांतर हो गए। तरंग संचरण की दिशा के ये वाले जो वाइब्रेशन हैं तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो गए, क्योंकि देखिए ये भी इस रेखा पर लंब हैं। वाइब्रेशन हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और ये भी आपतन तल में है और ये किरण भी आपतन तल में है। तो ध्यान से समझ रहे हैं ना, अपवर्तित किरण पर ये वाइब्रेशन लंबवत हैं और ये परावर्तित किरण भी लंबवत है, तो ये और ये समांतर हुए कि नहीं। जब ये और ये कंपन समांतर हुए तो यहाँ समांतर कंपन कैसे हो जाएगा, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में तरंग के कंपन हो तो बच्चों वो अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। और प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। यहाँ देखने में नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा मैं ऐसे बना गया हूँ, एग्जैक्ट 90 का एंगल नहीं है। यानी ये वाइब्रेशन और ये किरण ये दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। जैसे इस वाइब्रेशन को ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करके ऐसे बनाता मैं, इसके समांतर ही लगेगा आपको। समझ रहे हैं। अब एक मुझे यहाँ एक्स्ट्रा बनाना होगा, आप गिन के मत करना भाई कि आप गिनो इनको। फिर मैंने बता दिया कि 15% डॉट वाले, क्लियर होगी बात, 85% इधर, और एरो वाले 100% इधर। इधर कोई क्यों नहीं गया, क्योंकि ये वाइब्रेशन इस परावर्तित किरण के समांतर हो गए, तो तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन अनुप्रस्थ तरंग में संभव नहीं है, प्रकाश में संभव नहीं है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और ये डॉट वाले लंबवत हैं क्योंकि इस आपतन तल के लंबवत हैं, इसीलिए यहाँ केवल डॉट वाले रहेंगे, एरो वाला एक भी नहीं रहेगा। ये वाला कंपन इधर एक, ये कब पॉसिबल है, जब ये आपस में 90 का एंगल बनाए। तो बच्चों इस स्थिति में जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाती हैं एक विशेष आपतन कोण पर, उसी कोण को बच्चों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल, IB या IP, कुछ किताब में IP भी लिखा मिल जाएगा। तो इस आपतन कोण पर जब आप किसी अध्रुवित प्रकाश को गिराओगे पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, तो परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगी और उसके कंपन उस परावर्तित किरण के अभिलंबवत तो होंगे, लेकिन आपतन तल के भी अभिलंबवत होंगे। बात क्लियर हुई। आपतन तल में स्थित कंपन एक भी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, वो बात मैंने आपको बता दी। तो अब सुने, अभी हमने कहा ये ब्रूस्टर एंगल कहलाता है। तो बच्चों परावर्तन द्वारा हम प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि पढ़ रहे हैं। तो अब यहीं आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, नियम, जिसे कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों ये घटना कब होगी, एक विशेष कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर। ये नहीं कि मन में आया उतने कोण पर डाल दिया। अब ये कोण भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। कांच के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, किसी और पारदर्शी माध्यम के लिए अलग होगा, यानी जैसे ग्लिसरीन के लिए अलग होगा। तो डिफरेंट मीडियम्स के लिए ये एंगल डिफरेंट होगा। अब थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे डिफरेंट होगा क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसकी परिभाषा भी बताएंगे कि परावर्तन द्वारा हमने कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया, कैसे किया। बच्चों समझ लें, फिर मैं लिख दूंगा कि जब कोई
अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन कोण के विशेष मान के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाती हैं और इस स्थिति में परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है। और जो पूर्णतः समतल ध्रुवित हुई है परावर्तित किरण, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन हैं वो आपतन तल के लंबवत होते हैं और इस विशेष कोण को, जिस कोण पर आपतन होने से ये घटना हुई, प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हुआ, उस कोण को ध्रुवण कोण यानी एंगल ऑफ पोलराइजिंग या पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर कोण कहते हैं। IB से लिख लो या IP से लिख दो, कुछ बुक में IP लिखा होगा, कुछ बुक में IB लिखा होगा। तो ये रहा परावर्तन द्वारा कि हम किस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो कुछ मैंने बताया तो ब्रूस्टर का नियम का एक एक्सप्रेशन भी अभी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अभी जो कुछ मैंने बताया वो यहाँ शब्दों में लिख देता हूँ, उसके बाद ब्रूस्टर्स लॉ प्राप्त करेंगे और ये ब्रूस्टर का नाम क्यों आ रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों के सन 1808 में मेलस ने 1808 में किसने बच्चों, मेलस, अभी मेलस लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये इंजीनियर थे बच्चों। तो मेलस ने ये घटना देखी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से परावर्तित और अपवर्तित होता है तो ये दोनों किरणें आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया था, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती हैं। लेकिन इसकी सफल व्याख्या वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने की, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने बताया कि आंशिक रूप से ध्रुवित तो होती हैं लेकिन एक विशेष कोण पर पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है परावर्तित किरण। उसी कोण को ब्रूस्टर कोण कहा था। तो इसकी व्याख्या वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने की थी 1811 में, इसके 3 साल बाद किसने, ब्रूस्टर। ये बात भी मैंने बता दी बच्चों, ब्रूस्टर ने की थी। शुरुआत मेलस से हुई और व्याख्या ब्रूस्टर ने कर दी, उसको पूरा नियम दिया, एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब फिनोमेना जो हमने आपको पढ़ाया वो सब कॉन्सेप्ट ब्रूस्टर का दिया हुआ है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर यहाँ से एक गजब का रिलेशन निकालेंगे जिससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया करेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये जो कंपन थे जो कि आपतन तल में हैं वो थोड़े इस किरण के लंबवत ढंग से नहीं बने थे। अब क्लियर हो रहा होगा कि ये कंपन यहाँ पर इस के समांतर ही आ रहे हैं इस किरण के, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इस किरण पर ये लंबवत हैं, क्योंकि कंपन अनुप्रस्थ तरंग में वैद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन हैं, वाइब्रेशन हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इस रेखा पर ये सभी लंब हैं और ये भी लंब है, तो समांतर हो गए, ठीक है ना। अब देखने में लग रहा होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। तो चलिए अब ब्रूस्टर्स लॉ का एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। तो आपने ये देखा कि ये एंगल बच्चों क्या है, IP, आपतन कोण जो है। अच्छा ये तो पता है आपको, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है बच्चों, परावर्तित किरण। यहाँ लिख दूँ मैं, परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो गई, और ये अपवर्तित किरण ये सब जानते हैं आप, ये अविलंब है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपतन तल हो गया, जो ग्रीन बोर्ड का तल है आपके लिए, आपकी कॉपी का कागज़, आपकी नोटबुक का कागज़ आपतन तल हो जाएगा, उसमें आप बनाएंगे। तो यहाँ देखें, ये IP अगर कहते हैं आपतन कोण को, ये विशेष आपतन कोण है बच्चों, तो इसको ध्रुवण कोण कह देते हैं। एक ही बात है, चाहे ध्रुवण कोण का नाम दे दें और वैज्ञानिक की व्याख्या के आधार पर इसको हम IB भी कह सकते हैं। ब्रूस्टर ने इसकी व्याख्या की थी तो इसको ब्रूस्टर कोण भी कह सकते हैं। यानी ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल कह लें या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह लें, पोलराइजेशन
ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह लें या ब्रूस्टर्स एंगल कह लें। तो देखें ये, अब मैं यहाँ पास में लिख लेता हूँ इसको, ये क्या है, IP, ये कोण IP है। तो ये परावर्तन कोण भी बच्चों कितना हो जाएगा, IP। तो ये वेक्टर तो यहाँ संभव है नहीं बच्चों, मैंने समझा दिया कि तो समझाने के लिए बनाया था। ये कंपन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपन इस दिशा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के अनुदिश हो जाएंगे। और अनुदिश कंपन कब होते हैं, जब वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। मैंने 2-3 बार बता दी ये बात बच्चों मैंने, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, कोई ये पूछ सकता है कि ऐसा क्यों। और ये वाला कोण अभिलंब से ये जो बन रहा है बच्चों, ये R हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये कोण अपवर्तन कोण हुआ। अब देखें, जब प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, ये समतल ध्रुवित हो गया, लिख दें हम समतल ध्रुवित, और ये वाला प्रकाश हुआ आंशिक ध्रुवित। आप जूम करके देख लेना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों स्पेस की वजह से। तो अभी हमने बताया कि ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के अभिलंबवत होती हैं, तभी ऐसा होता है। तो बच्चों यहाँ से देखें, ये किरण यहाँ तक, ये तो मैंने डॉट डॉट करके वो बनाया था जो इसका आभासी मार्ग था, ठीक है ना, इसको न देखें। तो देखें R + 90 + IP पूरा 180 हो गया। देखो IP प्लस यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, यानी IP + 90 + R, यानी IP से चले, यहाँ से चले यहाँ तक आ गए, यानी ये पूरा कोण बच्चों ये 180 का हो गया, ये पूरा कोण 180 हुआ। तो IP प्लस यहाँ से यहाँ तक 90 + R बराबर 180। तो IP + R बराबर कितना आ गया, 180 - 90 हो जाएगा 90। तो R बराबर कितना आ गया, 90 - IP। अब स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पर इस अपवर्तन के लिए, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा, यदि इस वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, यहाँ वायु और कांच है, यहाँ कोई सा माध्यम हो सकता है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर n है, तो n बराबर sin I बटे sin R होता है। स्नेल्स का ये नियम है, sin I बटे sin R। अब यहाँ n बराबर देखें, sin I कितना है, ध्रुवण कोण यानी IP, जो आपतन कोण है वो किसके बराबर है, IP के, और R कितना निकाला है, 90 - IP, यानी sin 90 - IP। तो देखें n बराबर, बच्चों चौक ले लें थोड़ी सी, तो n = कितना आ गया, sin IP बटे sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos IP। तो sin IP बटे cos IP बराबर आ गया n बराबर tan IP। तो बच्चों यही आ गया ब्रूस्टर्स लॉ। इसी को हम क्या कह देते हैं, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम है इंपॉर्टेंट रिलेशन, ब्रूस्टर्स लॉ। तो बच्चों कितने कोण पर गिराएं, ये इससे डिपेंड करेगा उस माध्यम पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर, यानी IP कि कितने कोण पर गिराएं, उसको कैसे पता चलेगा, tan इनवर्स n। n बराबर, वो क्या कर दिया, हाँ
IP बराबर tan इनवर्स n। अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग माध्यमों के लिए बच्चों ध्रुवण कोण का मान या ब्रूस्टर्स एंगल का मान अलग अलग होगा। जैसे जल के लिए अलग, कांच के लिए अलग, ठीक है ना। जितना अपवर्तनांक होगा उसी हिसाब से IP आएगा। और n का मान एक ही माध्यम के लिए, जैसे कांच की बात करें तो कांच के लिए आप सोचेंगे कि IP फिक्स हो गया, लेकिन अगर प्रकाश बदल देते हैं, तरंगदैर्घ्य बदल देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकाशों के लिए n का मान भी भिन्न भिन्न होता है। आपको पता है कि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो अगर अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग रंग का प्रकाश यूज़ करेंगे तो एक ही माध्यम के लिए ध्रुवण कोण अलग अलग होंगे। पीला प्रकाश यूज़ कर रहे हैं तो IP अलग होगा, और यहाँ कांच ही है, एक ही माध्यम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर्स एंगल अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि ध्रुवण कोण किस किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के रंग पर यानी उसकी वेवलेंथ पर और उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो इस लॉ से अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब संक्षेप में अभी जो कुछ मैंने बताया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, लेकिन उससे पहले एक बार सुन लें कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर जबकि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं तो परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है और उस किरण में वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उस आपतन तल के अभिलंबवत होते हैं और इस विशेष कोण को हम ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। बात क्लियर? ये कुछ सारांश निकला, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी बच्चों। तो बच्चों ये थ्योरी मैंने यहाँ लिख दी है। अभी मैंने यही बताया था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत होती हैं या हो जाती हैं तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है तथा इसके वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। आपतन कोण के इस विशेष मान को ब्रूस्टर कोण IB या ध्रुवण कोण IP कहते हैं। तो ब्रूस्टर कोण पूछ लिया जाए या ध्रुवण कोण पूछ लिया जाए बच्चों, एक ही बात है, ठीक है। तथा इस स्थिति में अभी हमने कैलकुलेट किया था, तथा इस स्थिति में n बराबर कितना आया था, tan IP। ये हमने रिजल्ट निकाला था। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम यानी ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। तो ये रही बच्चों आज की थ्योरी। यही ब्रूस्टर और n क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये तो आपको पता ही है, जहाँ से आपतन हो रहा है और जिस माध्यम में जा रही है तो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। जैसे एयर से, अगर एयर से गिलास में जा रही है यानी आपतन एयर से हुआ और गिलास में किरण गई, गिलास के पृष्ठ पर आके गिरी, तो n का मतलब यहाँ ANG से है। वाटर से गिलास में जा रही है तो WNG हो गया। एयर से वाटर में जा रही है तो n यहाँ पर क्या है, ANW है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, तो यहाँ n एक्चुअली क्या है, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का ये यहाँ हुआ,
ये अपवर्तन और ये 90 का एंगल, और ये हो गया समतल ध्रुवित जब लंबवत होंगे। ठीक है ना बच्चों, यही तो बात बताई थी। अब ये ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, ये अध्रुवित प्रकाश। तो यहाँ एन क्या क्या हैं वो समझ गए, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो AnW है। यहाँ वाटर हो सकता है, नीचे ग्लास हो सकता है। ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों आज का ब्रूस्टर का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल इस पर आते हैं बच्चों, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। इसमें है ही क्या, n दिया है तो IP निकालना होगा, IP दिया है तो n निकालना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी बात करते हैं। जैसे बच्चों हमें क्वेश्चन बनाते हैं, अगर ये दे रखा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, जिस पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश आपतित हो रहा है उसका अपवर्तनांक n दे रखा हो 1.5, यानी कांच पर आपतित हो रहा है, आपको पता है ये कांच का अपवर्तनांक है। तो उसके लिए ध्रुवण कोण पूछा है या ब्रूस्टर कोण पूछा है, तो आप n बराबर 10 IP या n बराबर 10 IB लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, एक ही बातें हैं बच्चों, ध्रुवण कोण पूछा हो या ब्रूस्टर कोण पूछा हो, एक ही बात है। तो IP क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से आप क्लियरली निकाल लेंगे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ n इक्वल्स टू 10 IP या IB जो कुछ निकालना है इक्वल्स टू 10 इनवर्स n, तो 10 इनवर्स n का मान 1.5। जब आप टेबल से आपकी प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल होता है, उसके लास्ट में टेबल्स दी होती हैं, लॉग की, साइन की, कॉस की, टेन की, वहाँ से जब वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 56.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, लगभग इतना मान आ जाएगा। तो ध्रुवण कोण आ गया। दूसरी स्थिति ऐसे हो सकती है कि ध्रुवण कोण दिया हो, जैसे ये कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण 60 अंश है, तो उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ब्रूस्टर लॉ लगाइए, n इक्वल्स टू 10 IP, तो n इक्वल्स टू 10 IP के स्थान पर 60 और 10 60 का मान √3, यानी n बराबर आ गया √3, इतना छोड़ दें, या n बराबर 1.732 लिख दें इसका मान। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था आज का टॉपिक। आज हमने बच्चों सीख लिया कि परावर्तन द्वारा किसी भी अध्रुवित प्रकाश को हम किस तरीके से पूर्णतः समतल ध्रुवित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। ब्रूस्टर्स लॉ कंप्लीट हुआ। एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझते हुए मन लगा के पढ़ते चलिए, फिर कल मिलते हैं। तो एक मेथड हमने पढ़ाया, अगले मेथड के साथ, तो तब तक इंतज़ार कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।